हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फॉर इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड टेंस, मोर इम्पोर्टेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस सिलेबस से, इस टॉपिक से बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो देखते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड टेंस। इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो टाइम के अनुसार टेंस के मार्गदर्शन में प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग ही टाइम एंड टेंस है। एक टर्म आता है प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब कुछ नहीं, जो मेन वर्ब होता है, जैसे कि टू गो, टू रीड, ये सारे प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। तो फिर से अगर डेफिनेशन को देखें कि टाइम के अनुसार और प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग किसके मार्गदर्शन में? टेंस के मार्गदर्शन में। यानी कि टाइम बदलता है तो ये जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है वो भी बदलते जाएगा। कैसे बदलेगा हम एग्जाम्पल में देखेंगे। इंग्लिश में देखें यहाँ पे तो टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस कुछ नहीं करता है, वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देता है। फॉर्म मतलब रूप। टेंस जो है वर्ब के रूप को चेंज कर देता है। क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वो एक्शन यानी कि वो काम कब हो रहा है, किस समय पे हो रहा है। जैसे देखते हैं, एक हमारा प्रिंसिपल वर्ब है इट। इट कैसे कैसे चेंज होता है टाइम के हिसाब से, वो इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जैसे पहला है ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, वह खाता है। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि बोलते समय बिल्कुल ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान में ये काम होता है। मिल जाएगा तो खा लेगा, लेकिन बोलते समय वो खा नहीं रहा है। तो ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, टाइम बदल गया, बोलते समय ये काम हो रहा है। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, अ मैंगो, एक आम। तो टाइम बदला तो उसका फॉर्म भी बदल गया। He has eaten a mango, उसने आम खाया है या वो एक आम खा चुका है। तो समय बदला, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में है, लेकिन होता ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लग रहा है कि पास्ट में है। इस हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे कि कोई काम पास्ट में होता है लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी रहता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो ये हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो टाइम बदला और ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब ईटेन हो गया। ईट्स, ईटिंग, ईटिन। और आगे देखते हैं ही एट, वह खाया एक आम खाया, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट हुआ तो ये एट हो गया। ये सारे जो वर्ब्स हैं वो ईट का ही है। और लास्ट ही विल ईट अ मैंगो, वह एक आम खाएगा। यहाँ पे विल इट हो जा रहा है, यानी कि समय बदला, आने वाले समय में खाएगा। तो ये फ्यूचर में चला गया। जैसे ही फ्यूचर में गया तो इट का ये फॉर्म विल इट हो गया, फॉर्म बदल जाता है। तो वही कह रहा है कि टाइम के अनुसार टेंस के मार्गदर्शन में प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग ही टाइम एंड टेंस है। यानी कि टाइम बदलेगा, हमारा प्रिंसिपल वर्ब बदलेगा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस, जैसे हमारा समय 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक बीत गया और एक अभी है और एक आएगा। उसी तरीके से काइंड्स ऑफ टेंस 3 ही होते हैं। एक पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस अभी जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आएगा। तो 3 हो गए काइंड्स। लेकिन अगर हम उसको सब डिवाइड करें, सब डिवीजन करें, उसका आगे उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हर एक टेंस का जो काइंड्स होते हैं उसके 4-4 सब डिवीजन भी होते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस का ही ले ले तो इसके 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 हुए। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इसी पे चर्चा करेंगे, और इससे जितने भी सवाल और क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा अभी तक, सारे को एक एक करके चर्चा करेंगे। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट से। तो देखते हैं उसके और भी आगे क्या क्या है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन होता है एन एक्शन विच इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो भी काम किया जाता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको पहचानने का एक तरीका जो हम लोग बचपन से सीखते भी आए हैं, ता है, ती है, ते हैं। अगर वाक्य के अंत में ऐसा कुछ मिले तो प्रेजेंट टेंस के हम सेंटेंस को समझते हैं। जैसे यहाँ पे ता, ती, ते, इससे भी हम लोग जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और ये 3 तरह के हम लोग इसमें सेंटेंसेस को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो पहला जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम देखें अगर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। हमें जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, हिंदी में इसे कर्म बोलते हैं। ये सब्जेक्ट यानी कर्ता, और वर्ब वन जो क्रिया हमारा होता है। इसमें देखते हैं ये कर्ता है, ये क्रिया है, और ये स्कूल कर्म है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे को छुपा होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा हिंदी में, कर्ता ने कर्म को, तो मैं स्कूल को जाता हूँ, यहाँ पे ये छुपा रहता है। हमें ये समझना होता है, हिडन होता है ये। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं, आई, सब्जेक्ट हो गया, गो। अब किसके साथ एस या यस लगेगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये पर्सन की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन्स होते हैं। तीनों पर्सन्स को 2-2 हिस्से में डिवाइड किया गया, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, जिसका होता है मतलब मैं, वी हम लोग, यू यहाँ पे सिंगुलर है तो तू, तुम लोग नहीं, तू, ये तुम लोग, प्लूरल है ये, तुम लोग या आप लोग। ही, शी, इट, ही मतलब वह, शी मतलब ही वह, ये मेल, फीमेल, इट मतलब यह, या कोई एक नाम भी रहेगा तो वो सिंगुलर ही रहेगा थर्ड पर्सन का। और उसका प्लूरल होता है दे, या उसके कहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा नाम, वो प्लूरल में रहेगा थर्ड पर्सन में। तो ये जो कोने वाला हिस्सा है, इसके ही साथ हम एस या यस लगाते हैं। बाकी जो बाहर है उनके साथ एस या यस नहीं लगाते हैं। तो आई इस सर्कल के बाहर है, आई गो, कहाँ मैं जाता हूँ, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। वह नाचती है, तो वह नाचती है, शी उठाएंगे यहां से, शी डांस, इसमें एस या यस लगेगा क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। शी डांसेस। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे इस सर्कल के बाहर है, एस या यस नहीं लगाएंगे। दे प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। वो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो इसका सीधे हम लोग नेगेटिव पे चलेंगे कि उसका नेगेटिव क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं किसी न किसी रूप में आया हो। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, डोंट। डज नॉट को डजंट, यानी कि हम या तो डू नॉट लिखें या डोंट लिखें, बात एक ही होगी। डज नॉट लिखें या डजंट लिखें, बात एक ही होगी। अब कहाँ पे डू नॉट लगेगा, कहाँ पे डज नॉट लगेगा, तो ये जो सर्कल है ही, शी, इट, वन नेम, इसमें ही सिर्फ डज नॉट लगता है, बाकियों के साथ डू नॉट लगता है। और ये डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा तो उसके साथ
सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन आएगा, उसमें एस या एस एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रहे। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई के साथ में ये सर्कल के बाहर है तो डू नॉट या डोंट। गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। वह नहीं नाचती है, शी के साथ डज नॉट लगेगा। शी डजंट डांस, वे क्रिकेट नहीं खेलते। दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ये जो नीचे दिया गया है ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, या तो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, आप लोग देख लेंगे। विनीता नो द आंसर। यहाँ पे अब ये चार जो ऑप्शंस हैं, डोंट, डजंट, हैजंट, हैवंट, उसको देखेंगे कि इसमें चारों में से कौन सुटेबल आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ ब्लैंक जो दिया हुआ है यहाँ पे डालेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उसको चूज करना है चारों में से। तो विनीता जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में यहाँ पे वन नेम में आ जाएगा, ठीक है। इसमें डू नॉट या डज नॉट देखें तो डज नॉट लगाया जाता है, यहाँ इसे क्लियर हो जा रहा है। तो या तो डोंट लगेगा या तो डजंट लगेगा। ये दोनों इसलिए नहीं लगेगा कि जैसे ही हैज़ नॉट और हैव नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे नो नहीं रहेगा, ये वर्ब 3 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे डू नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट विनीता है सिर्फ एक नाम है, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारा सही और करेक्ट ऑप्शन है डज नॉट या डजंट। तो विनीता डजंट नो द आंसर, विनीता आंसर नहीं जानती है, विनीता उत्तर नहीं जानती है। और भी एक दो क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस से एक दो क्वेश्चंस और पूछा है। ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। प्रवीण डज नॉट विथ मोहन। अब प्रवीण हो गया, डज नॉट हो गया, यहाँ पे वर्ब का आना है। तो वर्ब का आना है तो वो वर्ब आएगा तो वर्ब वन ही रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। तो अग्रीड वर्ब वन नहीं है, ये वर्ब 2 हो गया, वर्ब 1 नहीं है, ये वर्ब 1 है। ये टू अग्री आएगा नहीं, ये बाद में हम लोग सीखेंगे। ये अग्रीइंग आईएनजी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये अग्री ही यहाँ पे होगा, अग्री। यानी कि प्रवीण डज नॉट अग्री विथ मोहन, प्रवीण मोहन से, विथ मतलब से, अग्री नहीं है, सहमत नहीं है या सहमत नहीं होता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा ये क्वेश्चन है, आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक वो म्यूजिक होता है जैसे कि सा रे गा मा, जो क्लासिकल इसमें ट्यून में गाया जाता है वो क्लासिकल म्यूजिक होता है। तो मैं लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे देखेंगे कि चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो डू नॉट होगा या हैव नॉट होगा, डज नॉट होगा या हैज नॉट होगा। तो आई लगा हुआ है तो अभी तो हैव नॉट और हैज़ नॉट इसलिए नहीं होगा, यहाँ लाइक नहीं होता। अगर ये हैव नॉट और हैज़ नॉट हो जाएगा तो लाइक नहीं होगा, लाइक्ड हो जाएगा। तो ये 2 क्रॉस कर दिया मैंने। अब बारी आती है कि या तो डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। तो हमने अभी बताया कि डज नॉट इस सर्कल में जो होगा उसी में डज नॉट लगाते हैं, नहीं तो जो भी बाहर है उसमें डू नॉट लगाते हैं। तो आई के साथ में ये भी कैंसिल हो गया उस हिसाब से, तो डू नॉट। आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, लिसनिंग सुनना, क्लासिकल म्यूजिक को, यानी कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं जो बोर्ड ने पूछा है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले डू होगा या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा।
तो इसमें भी वही होता है कि डू या डज लगाना है तो इनके साथ डज लगाएंगे, बाकी सारे के साथ डू लगाया जाता है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं तो पहले मैं आया हुआ है, आई तो डू लगेगा, डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह नाचती है, तो यहां पे डज, डज इसलिए लगेगा क्योंकि शी आने वाला है, तो डज शी डांस। एक चीज और ध्यान दें कि वर्ब जब भी डू या डज आ जाए तो वर्ब वन लगेगा, इसमें भी एस या एस नहीं लगाते हैं। तो डज शी डांस, क्या वह नाचती है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पे डू आएगा क्योंकि दे आने वाला है, दे डू, दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सिंपल ट्रांसलेशन हुआ। और उस पर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड ने पूछा है, तो कहाँ फिट बैठता है। तो डू यू एनीथिंग, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यानी 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से चूज करना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। नीडेड, नीडेड ये वर्ब 1 नहीं है, ये वर्ब 2 हो गया। कैंसिल, नीडिंग आईएनजी लगा हुआ है, ये भी वर्ब 1 नहीं है, जबकि यहाँ पे वर्ब 1 आना चाहिए। डू आ गया तो वर्ब 1 आना चाहिए, नीडिंग नहीं आएगा, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 है। विल नीड, विल नीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले ही ये डू आया हुआ है, तो डू और विल दोनों एक साथ नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन जो बचता है जो सुटेबल है और करेक्ट है, तो नीड। और नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, जरूरत होना। तो डू यू, यहाँ पे डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत, एनीथिंग माने कोई चीज़, किसी चीज़, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये हुआ। यहाँ पे नीड भरेंगे और हम OMR शीट में कलर करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस और पूछे हैं, उसको भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, डू यू ब्लैंक योर फर्स्ट टीचर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, सही टेंस फॉर्म को चूज करना है। तो रिमेंबर्ड, डू लगा हुआ है तो वर्ब 1 आना चाहिए, तो रिमेंबर्ड ये होगा नहीं, ईडी लगा हुआ है। रिमेंबरिंग ये भी नहीं होगा, आईएनजी है। रिमेंबर ये होना चाहिए, ये वर्ब 1 है। विल रिमेंबर ये भी नहीं होगा क्योंकि विल और डू दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ रिमेंबर। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, रिमेंबर मतलब होता है याद करना या याद रखना। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या तुम अपने पहले टीचर को याद करते हो, तो यहाँ पे रिमेंबर हुआ और ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू स्टिल फिल इन द ब्लैंक्स टू द क्लब, क्लब होता है जो छोटी संस्था होती है जिससे कुछ लोग जुड़े होते हैं, उनको क्लब कहते हैं। अब कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए बिलोंग्स, एस या एस नहीं लगेगा, इसमें एस या एस नहीं लगता है, तो बिलोंग्स कैंसिल हो गया। आर बिलोंगिंग, आर ये नहीं होगा, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 है। बिलोंग ये देखते हैं आना चाहिए, बिलोंगिंग ये भी नहीं होगा, कैंसिल, तो हमारा बिलोंग हो गया। तो डू यू स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, बिलोंग टू द क्लब, क्या तुम अभी भी क्लब से बिलोंग करते हो या क्लब से कोई रिश्ता है, ये हुआ। तो ये हमारा जो भी अभी तक ये क्वेश्चंस इससे टॉपिक से पूछा गया था, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, उसके कितने रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं आगे। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज होता है,
उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो रूल नंबर 1 में पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग स्वाभाविक, हैबिचुअल इंग्लिश में बोलते हैं, बार बार होने वाले काम, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, सामान्य कार्य, यूजुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये बात क्लियर होगी। जैसे शी गेट्स अप, वह जगती है, एवरी डे, रोज, एट 9 o'clock, 9 बजे। यानी कि अगर इसमें से देखें तो कौन सा सेक्शन होगा, तो ये हैबिचुअल भी हो सकता है या रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के, रोज वो 9 बजे ही जगती है। शी गेट्स अप, वह जगती है, एवरी डे, रोज, एट 9 o'clock, 9 बजे। दूसरा है आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, विदाउट शुगर, बिना चीनी के। तो इसमें से देखें तो ये मेरे हैबिट में शामिल है, तो ये भी हैबिचुअल हो सकता है, या एक सामान्य कार्य है, यूजुअल एक्शन भी है कि मैं बिना चीनी के चाय लेता हूं। तो ये हुआ रूल नंबर 1। उससे ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, वी ब्लैंक स्पेस रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन होगा, देखते हैं। तो ये एक, इस तीनों में देखें कि या तो स्वाभाविक होगा, या बार बार होने वाले काम होगा, या सामान्य कार्य होगा। तो एक यूजुअल एक्शन को देखते हैं, ये एक यूजुअल एक्शन है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो देखते हैं कि गेट्स वी लगा हुआ है, तो एस वाला नहीं होगा, आईएनजी वाला भी नहीं होगा, गेटिंग नहीं होगा, गॉट ये वर्ब टू है, ये भी नहीं होगा, तो यहां पर गेट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वी गेट रेन, हमें बारिश मिलती है या बारिश होती है, इन इंडिया, इंडिया में, इन ऑल सीजन्स, सारे सीजन्स में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, सारे सीजन्स में बारिश होती है। तो वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। तो ये एक सामान्य कार्य है इंडिया के लिए देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमें ये क्लियर रहेगा तो ये हम आसानी से कर लेंगे। सेकंड वाला देखते हैं, द प्यून ब्लैंक स्पेस द बेल। प्यून मतलब चपरासी जो स्कूल में होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये बात यहाँ लिखी होगी कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये भी एक यूजुअल एक्शन है कि हर कोई स्कूल जाता है तो स्कूल में बेल कौन रिंग करता है, बजाता है कौन, तो प्यून। द प्यून रिंगिंग, क्योंकि ये यूजुअल एक्शन है तो रिंगिंग वाला होगा नहीं, आईएनजी वाला। हैड होगा नहीं, बजाता था वाला भी नहीं होगा। हैड रिंगिंग ये भी नहीं होगा। रिंग्स देखते हैं, विल रिंग ये तो फ्यूचर वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। तो रिंग्स, इसमें एस इसलिए लगा है कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये एक है, ये एक आदमी है इसलिए एस लगा हुआ। तो द प्यून रिंग्स, चपरासी बजाता है, द बेल। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे, ये रूल नंबर 1 से। अब हम लोग चलते हैं, इसका एक नोट है जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये स्वाभाविक और बार बार होने वाले काम और सामान्य कार्य को व्यक्त करने के लिए कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं, वो नोट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नोट में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए हुए ये कीवर्ड्स हैं। ये ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, डेली, ये कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड्स किसी सेंटेंस में मिलेंगे तो हमें समझ लेना है कि वो दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो कीवर्ड्स को हम टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स बोलते हैं।
जैसे ऑलवेज मिले, ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, ऑफेन, ऑफेन मतलब अक्सर, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब किसी ओकेजन पे, रेयरली, रेयरली मतलब बिल्कुल ना के बराबर, कभी कभार हो गया, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, एवरीडे प्रतिदिन। यानी कि ये जो वर्ड्स मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। ये की वर्ड्स हैं, इससे हम पहचानते हैं। का प्रयोग हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन एंड यूजुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्वाभाविक हो या बार बार होने वाले काम हो या सामान्य कार्य हो, इनको व्यक्त करने के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, यहाँ डेली है। जैसे ही डेली आया तो हमें समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे गोज नहीं भी है तो यह समझ लेना है कि यहाँ पे गोइंग नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, गॉन नहीं होगा, यहाँ पे गोज ही होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे डेली आया हुआ है। इससे पहले भी एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा, शी गेट्स अप एवरी डे एट 9 o'clock। तो एवरी डे वो एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस था। तो ये हुआ ये एग्जाम्पल, और ये 2 क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड ने पूछे हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ऑलवेज आया हुआ है। ऑलवेज आया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, टेंस का सही रूप हमें चूज करना है कि ईट होगा, ईट्स होगा, ईटिंग होगा या ईटेन होगा। तो मोती है तो ईट नहीं होगा, ईट्स देखते हैं, ईटिंग नहीं होगा, एनजी लगा हुआ है, ईटेन वर्ब 3 है, ये नहीं होगा। मोती है तो ये थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, शी, ईट, वन नेम। अगर ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो है इसमें से कोई भी आता है तो उसमें जो वर्ब का इस्तेमाल होता है उसमें एस या एस लगाया जाता है। तो यहाँ पे मोती है, एक नाम है, वन नेम, तो मोती है तो यहाँ पे इट्स होगा, क्योंकि एस या एस लगा होना चाहिए, तो इट्स। तो ऑलवेज से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट होगा या इट्स होगा, ये तो बिल्कुल दोनों नहीं होगा। तो ये मोती है, एक नाम है, तो एस लगा होना चाहिए, तो इट्स। तो मोती ऑलवेज इट्स, मोती हमेशा खाता है चपाती। चपाती जो हमें घर में जो रोटी खाते हैं उसको चपाती बोलते हैं, और ब्रेड जो दुकान से वो ब्रेड खरीद करके आता है पैकेट में, उसको ब्रेड बोलते हैं। तो चपाती, मोती हमेशा खाता है चपाती इन हिज डिनर, अपने डिनर में, यानी कि जब भी डिनर करता है तो वो चपाती खाता है। ये हैबिचुअल भी कहेंगे, तो यह हैबिचुअल एक्शन भी है कि मोती हमेशा चपाती खाता है अपने डिनर में। ये देखते हैं, अमर सेज, अमर कहता है दैट कि ही इंग्लिश लेसन्स एवरीडे। एवरीडे से हमने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पहली बात। तो अमर है, अमर के साथ में टेकिंग नहीं होगा, इज टेकिंग नहीं होगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, टेक्स ये होना चाहिए, हैज टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो टेक्स, क्योंकि अमर एक नाम है तो एस या एस लगेगा इसमें, एस या एस लगता है इसमें, टेक्स। अमर सेज दैट, अमर कहता है कि ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। अमर कहता है कि वो रोज इंग्लिश का लेसन पढ़ता है, इंग्लिश का लेसन लेता है, यानी कि रोज वो पढ़ता है इंग्लिश। तो ये हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 बॉक्स में इसको बांट देते हैं, एक दैट के इधर
एक दैट के इधर। तो देखते हैं कि ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये वाला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये भी पहचानने का एक तरीका है। तो ये अमर सेज, तो यहाँ पे ही टेक्स, सिंपल सी बात है। तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी सच्चाई जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, थ्योरी। और परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्टिविटीज यानी कि परमानेंट गतिविधि, जो जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, ये परमानेंट एक्टिविटीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन मोर्टल, मोर्टल मतलब होता है मरणशील, इंसान मरणशील होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। यानी कि जो पैदा लिया है वो मरेगा। मैन इज मोर्टल, इंसान या आदमी मरणशील होता है। दूसरा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिद्धांत है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी उबलता है। तो यहाँ पे अगर कभी कभी ऐसा पूछता है कि यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग होगा, बॉइल्ड होगा, या हैड बॉइल्ड, या इस तरह की पूछता है, तो ये जब प्रिंसिपल की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो बॉइल्स ही होगा यहाँ पे। तो वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है एट 100 डिग्री सी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज उगता है पूरब में। तो ये परमानेंट एक्टिविटीज या यूनिवर्सल ट्रूथ, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। परमानेंट एक्टिविटीज या यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज उगता है, राइजेज इन द ईस्ट, पूरब में। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। तो कई बार ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, सिद्धांत है कि 2 और 2 4 ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देगा तो लगेगा कि ये मेक्स नहीं होगा, 2 and 2 लगता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। 2 और 2 सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसी वजह से इसमें मेक में एस हम लोग लगाते हैं। तो 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होता है। तो ये है रूल नंबर 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रूल नंबर 3 होगा और ये वीडियो का आखिरी होगा। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 3 में कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई शर्त हो। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो शर्त है कि अगर तुम पढ़ते हो तब तुम पास हो जाओगे। तो यहां पे शर्त वाली बात है, तो यह है कंडीशनल सेंटेंस। यहां तक तो क्लियर। फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये हमारा पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फिर ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि कह रहा है कि अगर तुम पढ़ते हो, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसे ऐसे भी समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और इसे डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंडेंट इस पे होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका अपना पूरा मतलब निकलता है। इफ यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, पूरा मतलब निकल रहा है, लेकिन इसका पूरा मतलब अकेले नहीं निकलेगा अगर इसको हटा देंगे। इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ते हो, तो अगर तुम पढ़ते हो तो पूरा मतलब इससे नहीं निकल रहा है।
तो ये पूरा पूरा मतलब, इसका मतलब समझने के लिए इस पे हमें निर्भर होना पड़ेगा, इसीलिए ये डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहां तक तो पूरी बात समझ में आ गई। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ये भी देख लेते हैं कि इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, यानी कि ऐसे वर्ड से ये शुरू होते हैं। तो ये इफ से शुरू हुआ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, तो ये हो गया। लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड ने पूछा है, इसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इफ यू ब्लैंक स्पेस आई विल हेल्प यू, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। केम, विल कम, कम, कमिंग, तो यहां से यहां तक का हिस्सा एक हो गया और यहां से यहां तक का हिस्सा एक हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही वर्ब यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। केम ये पास्ट होता है, नहीं होगा। विल कम बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी विल आया हुआ है। कम ये हो सकता है, देखते हैं। कमिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं होगा। तो ये बचता है हमारा ऑप्शन सी, कम, कम। तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू, अगर तुम आते हो मैं तुम्हें मदद करूंगा। शर्त यह है कि अगर तुम आते हो, शर्त है, इसीलिए इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।